नमस्कार दोस्तों। पहले तो आप सभी को आजादी की स्वतंत्रता दिवस की 80वीं सालगिरह मुबारक हो। देश आज आजादी की वर्षगांठ मना रहा है और जो एक रिवाज है, परंपरा है कि आजादी की वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज लाल किले से लगभग 80 मिनट तक देश को संबोधित करते रहे। बहुत कुछ बातें कही प्रधानमंत्री मोदी ने। 12 सालों में जो कुछ किया मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, उसकी खूबियां गिनाई, बहुत सारे आंकड़े बताए। मोबाइल उत्पादन से लेकर, खादी उत्पादन से लेकर, डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर, हर घर जल से लेकर, 4 गुनी रफ्तार से शौचालय से लेकर तमाम तरह की उपलब्धियां प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई और उसके बाद 2047 में विकसित भारत बनाने के सपने को संकल्प लेते हुए कहा कि हमें वो हासिल करना है 2047 तक। और 2047 की बात पहले भी प्रधानमंत्री मोदी करते रहे। इसके अलावा बहुत सारी बातें, खास करके युवाओं को लेकर कहा। 1 करोड़ युवाओं को फ्री कोचिंग, ऑनलाइन फ्री कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत की कई बार व्याख्या की, जिसमें बताया कि 2014 के पहले भारत में यूनिवर्सिटी कम थी, मेडिकल में सीट्स कम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत बहुत पिछड़ा था, तमाम सेक्टर में भारत पिछड़ा था और जो कुछ हुआ भारत में 2014 के बाद हुआ, प्रधानमंत्री मोदी की बातों से यही ध्वनित हुआ। लेकिन एक बात और प्रधानमंत्री मोदी ने कही, मैं चाहता हूं उस मुद्दे पर जरा बात करना। उनकी उपलब्धियों की मुनादी जब प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं तो तमाम चैनलों पर उनकी उपलब्धियों की मुनादी पर घंटों बहसें हो रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माओवादी सोच के लोग देश की सत्ता के गलियारे में बैठे थे। हथियारी नक्सलों का तो हमने खात्मा कर दिया। हथियारी नक्सल तो गए, दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के दांव चल रहे हैं। इन्हें पहचानना होगा, युवा पीढ़ी को विकसित भारत बनाने के लिए मुख्य धारा में जोड़ना होगा। पहले प्रधानमंत्री मोदी, पूरी बीजेपी अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल करती रही है उन तमाम लोगों के लिए जो असहमति की आवाजों के लिए जाने जाते हैं। विपक्ष के नेता हो, बुद्धिजीवी हो, इंटेलेक्चुअल हो, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, पत्रकार हो, वो सब लोग जो सत्ता से सवाल पूछते हैं, जो सत्ता की जवाबदेही को लेकर सवाल पूछते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अर्बन नक्सल रहे। लेकिन इस बार उन्होंने कहा दिमागी नक्सल और उनसे बचने की सलाह। कहीं उनके जहन में जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तो नहीं था, जिस प्रोटेस्ट के दम पर छात्रों ने, युवाओं ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। लेकिन बीते 24 घंटे के भीतर एक और घटना हुई थी। 24 घंटे मान लें, 36 घंटे मान लें, जब बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, जो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य, उन्होंने नालसार यूनिवर्सिटी के छात्रों के एनरोलमेंट पर इतराज जताया था स्टेट बार काउंसिल को चिट्ठी लिखकर, क्योंकि उन छात्रों ने कहा था हमें अपने यहां कन्वोकेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर चीफ जस्टिस नहीं चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस का जो रवैया था उससे छात्रों को इतराज था। बहरहाल, दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। विनोद शर्मा पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के लंबे अरसे तक पॉलिटिकल एडिटर रहे हैं। राहुल देव साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अखबारों के, जनसत्ता समेत कई मीडिया संस्थानों को हेड करते रहे। सबसे पहली प्रतिक्रिया विनोद शर्मा जी, चूंकि सत्ता के गलियारों को बारीकी से आपने कवर भी किया है और 2014 के पहले के सत्ता के गलियारों की जब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो जाहिर है यूपीए 1 और यूपीए 2 की बात कर रहे हैं, 4 से 14। तो मैं समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को आप कैसे विश्लेषित करते हैं और उसमें इस दिमागी नक्सल का जो उन्होंने एक नई शब्दावली दी है, जो बीजेपी के लिए एक नैरेटिव के लिए एक नई शब्दावली, अर्बन नक्सल को थोड़ा इंप्रोवाइज किया, इसको कैसे देखते हैं? अजीत, एक तो सबसे पहले मैं कहता चलूं कि मैंने कुछ प्रधानमंत्री के अच्छे भाषण भी सुने, लेकिन आज का जो भाषण था वो बड़ा ही थका हुआ और नीरस भाषण था। वो बड़ा ही रेपिटेटिव भाषण था और उनकी जो वर्ड की क्वाइनेज है वो भी मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं थी। क्यों? अब दिमागी नक्सल, देखिए, दिमागी नक्सल ऑक्सीमोरन नहीं है, उसमें विरोधाभास नहीं है। जो नक्सल होते हैं यहाँ से बड़े मजबूत होते हैं। आप कभी एक इस वर्ड को तो कॉइन नहीं कर सकते ना कि दिमागी बजरंग दल। दिमागी बजरंग दल नहीं हो सकता, दिमागी नक्सल हो सकता है। मेरा ये कहना है कि आज जो उनकी स्पीच थी, उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन
कोचिंग करवाएंगे बच्चों की, ऑनलाइन कोचिंग करवाएंगे। अरे भैया, तुम परीक्षा ईमानदारी से नहीं करवा पाते हो, ऑनलाइन कोचिंग क्या करवाओगे आप? और ऑनलाइन कोचिंग करवाने का वादा कर दिया, लेकिन जो जंतर मंतर में हुआ उसके लिए कोई संवेदना नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। शायद इसी के चलते झारखंड की भी बात नहीं की उन्होंने। जो सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम आज के दिन प्रधानमंत्री के लिए है, उसको एड्रेस ही नहीं किया उन्होंने। वे हाथी खड़ा हुआ आपके कमरे में और कभी इधर की बात कर रहे हैं और कभी उधर की बात कर रहे हैं। मैं बताता हूं, तपस्या करके मैं 7 बजे उठ गया था और मैं आखिर तक ये पूरा भाषण सुनता रहा। ये पुरानी आदत है, राहुल को पता है। हम लोग जो पुराने पत्रकार है, जो नोटबुक लेके चलते हैं, ये हमारी पुरानी आदत है। मैंने भी ये 5 पन्ने पूरे खुद टाइप किए विनोद जी, शब्द सा स्टेनो की तरह कॉपियस नोट्स लेते हैं हम लोग। हाँ, तो हमने बड़ा इत्मीनान से उनको सुना, बावजूद इसके कि हमारे मन में जो डर था वो मजबूत हो गया कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से रेड फोर्ट की प्राचीर से मुख्य जो मुद्दे हैं उनसे रूबरू नहीं होंगे। एक बात की खुशी है कि चलते चलते उन्होंने जब स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिया तो पंडित जी का भी ले लिया और फिर बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी ले लिया, जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। चलिए, वो अलग बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो उनकी विचारधारा है, उनको रखने का अधिकार है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री को ये जो इनडायरेक्ट रेफरेंस करनी है, जो जिन्होंने प्रोटेस्ट की है, जिनको आज के दिन आपकी सरकार जो है वो जो बोला नलसार के जो स्टूडेंट है जिन्होंने सूर्यकांत जी को सुनने से मना कर दिया, चीफ जस्टिस को, भाई उनके उसके लिए उनका लाइसेंस नहीं रजिस्टर किया जाएगा। दे विल नॉट बी लाइसेंस लॉयर्स। वो जो इन्होंने बना रखे हैं राज्यसभा मेंबर अपने, इतनी बेअदबी हुई उनकी, इतनी चीछा लेदर हुई। ये क्यों बार बार करते हैं? माहौल बदल चुका है, पुरानी बातें अब नहीं चलेंगी, पुराने चेहरे भी नहीं चलेंगे। मुझे नहीं पता कि आने वाले इलेक्शन में कौन बड़ा चेहरा बन के उभरेगा, लेकिन चेहरे अब अनेक आ गए हैं मैदान में और हर सत्तारूढ़ दल को खासकर और हर किसी राजनीतिक दल को इस बात को समझ लेना चाहिए कि पुराने तौर तरीके अब नहीं चलेंगे, कुछ नया करना होगा। तो कैप्चर द पॉपुलर इमेजिनेशन, जिसको कहते हैं ना मानस जनता का जीतना, वो आसानी से पुरानी बातों से नहीं होगा। राहुल देव जी, आप कैसे व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं प्रधानमंत्री के करीब 80 मिनट के इस भाषण की? हालांकि मैं फिर, विनोद शर्मा ने सही कहा कि बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव है, पुरानी बातें हैं 2047 को लेकर जो कहते रहे। हाँ, उन्होंने कुछ आंकड़े जोड़ दिए, लेकिन एक बात पर जोर था जो हर बार होता है, इस बार ज्यादा था कि 2014 के पहले गोया भारत में कुछ था ही नहीं। जो भी हुआ 2014 के बाद ही हुआ। 2014 के पहले तो ना सिंदरी कारखाना था, ना आईएसएम था, ना आईटी था, ना एम्स था, ना फैक्ट्री। मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ, होश संभाला 60 साल की उम्र में तो बरौनी रिफाइनरी, बरौनी फर्टिलाइजर, बरौनी थर्मल पावर देखा, तो हमने वो सब देखा। लेकिन उन सब की चिमनियां बंद हो गई है बाय द वे, धीरे धीरे। लेकिन उन्होंने बहुत सारे आंकड़े प्रधानमंत्री ने दिए, साथ में दिमागी नक्सल का एक तमगा दिया अपने समर्थकों के लिए, आईटी सेल के लिए, कि अभी जो हम बात कर रहे हैं इसके नीचे लोग लिख देंगे कि ये तीनों दिमागी नक्सल की गैंग के लोग हैं। तो कैसे डिकोड करते हैं, कैसे व्याख्या करते हैं आप? अजीत, प्रधानमंत्री जी की पिछले भाषणों और इस 15 अगस्त पर जो उनके भाषण रहे, उसके अलावा भी बाहर जो वो बोलते रहे हैं और बोलते ही हैं, वो मैं समझता हूँ कि भारत के सबसे ज्यादा बोलने वाले वाचाल प्रधानमंत्री हैं। उससे ज्यादा शायद कोई बोलता नहीं है। तो हम जानते हैं कि उनकी हर बात में उसके भीतर एक तत्व होता है, वो कि देश को टुकड़ों में बांट कर देखने का की प्रवृत्ति, यानी वो विभाजक दृष्टि। उनकी पूरी दृष्टि ही विभाजक है, क्योंकि उनकी पूरी विचारधारा विभाजक है। और यहाँ भी आज वो दिमागी नक्सल नाम का एक नया जो जुमला लेके आए हैं, जिसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो उनको ये शायद नहीं मालूम
जंतर मंतर के अनुभव के बाद भी उनको पूरी तरह ये समझ में नहीं आया है कि आज का युवा कहाँ जा रहा है, किस तरह की उसकी सोच है, उसकी मेधा की स्वतंत्रता, उसके चिंतन और चेतना की स्वतंत्रता और स्वायत्तता अभी उनकी समझ में आई नहीं है। और ये कितनी बड़ी बात हुई है, और शायद इसीलिए जैसे विनोद ने कहा कि जंतर मंतर की बात और वहां के युवकों को कुछ भी कहने की उनमें मतलब उन्होंने 4 वीडियो तो बना दिए 3-4 रात को 12 बजे 12:30 बजे, लेकिन उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए कुछ भी, कोई समझ, कोई समझदारी की बात, कोई स्वीकार्यता की बात, कोई संवेदनशीलता की बात और कोई सम्मान की बात उन्होंने नहीं की। और इसीलिए वो शायद रांची का भी उदाहरण नहीं दे पाए, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती, जंतर मंतर भी बोलना पड़ता। बोलना पड़ता, और अगर नहीं बोलते तो ये लोगों को दिखता। उन्होंने तो ये मैं फिर कहूंगा कि ये नया जो उन्होंने एक जुमला बनाया है, दिमागी नक्सल, ये भी देश को बांटने वाली विचारधारा और बांटने वाली दृष्टि का ये परिचायक है, जो दुर्भाग्य से एक इतने महत्वपूर्ण, हमारे सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से दिया गया है। वो एक बहुत पवित्र जगह है, आज का दिन बहुत पवित्र है, लेकिन और ये भी हम जानते हैं कि उनके हर भाषण में अपनी उपलब्धियों के बखान, लंबी लंबी सूचियां होती हैं, और जो सबसे ज्यादा बात होती है और आज भी वो रही, जो सबसे दुखद मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी का और उनकी पूरी सरकार का, पूरी संघ परिवार का एक लक्षण बन गया है, आदत बन गई है कि 2014 से पहले जो कुछ भी इस देश में हुआ है, जिन लोगों ने भी किया है, जिसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सारे सेनानी, उनके सारे नेता, देश के सबसे सम्मानित लोग, उनको ये एक सिरे से नकारते हैं, खारिज करते हैं, उनकी सारी उपलब्धियों को, उनकी चुनौतियों को, और ये लगातार हो रहा है। और आज भी उन्होंने वही किया। एक नाम अब लेने लगे हैं वो, क्योंकि चेहरा बचाने के लिए शायद, क्योंकि उस नाम से बचना संभव नहीं है अगर आप आजादी की लड़ाई की बात करेंगे तो। लेकिन उसके अलावा पूरा जो एक दृष्टि है इस सरकार की, वो यही है कि जो एक तरफ आप भारत की प्राचीन महान संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन उसी संस्कृति में आजादी की लड़ाई पूरी किन लोगों ने लड़ी, किन भावनाओं ने लड़ी, कैसे विचारों ने लड़ी, कैसी उदारता से लड़ी गई, कैसे उसमें सब लोग सबका समावेश था। वो एक समावेशी संयुक्त पूरा देश जिसमें जुटा था, उसको आप खारिज करते हैं। और ऐसा लगता है कि भारत का उदय ही दरअसल, और नए भारत का जन्म ही 2014 में हुआ है। उससे पहले एक अंधकार का युग था, जैसे ये और इतिहास के युगों को चिन्हित करते हैं। तो ये मैं एक बात इस पे एक ही बात अभी कहना चाहता हूं, बाकी आगे हम विश्लेषण कर लेंगे। हम में से कौन ऐसा है जो ये कह सकता है कि हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे बाबा दादी, नाना नानी, वो सब परफेक्ट थे, बिल्कुल संपूर्ण मनुष्य थे, वो उनमें कोई कमी नहीं थी, उन्होंने जो कुछ किया वो उससे बेहतर कोई कर नहीं सकता था, और हम अपने माँ बाप से, अपने सारे पुरखों से हम बेहतर हैं? ऐसा कौन सा बेटा कहता है? कौन सी संतान होती है जो अपने को अपने पुरखों से बड़ा ही बताती है? अपनी उपलब्धियों के आगे उनकी उपलब्धियों को उन्होंने अपनी परिस्थितियों में जो किया, जिस तरह से हमें पाला पोसा और हमें आज यहाँ लाकर खड़ा किया, तो ये देश के, हमारे देश के पुरखे कौन लोग रहे हैं जिन्होंने इस देश की लड़ाई में लाखों लोग शामिल रहे, कितने लोग मरे, कितने लोग फांसी पे चढ़े, कितने गोली खाई। तब ये मोदी, जिनकी वैचारिक संतान है जिस विचारधारा और जिस संगठन की, उनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो ये जब अपने पुरखों को कोसते हैं, अपनी कमियों का ठेकरा अपने पुरखों पर, अपने माता पिता, अपने बाबा दादी और उस पीढ़ी पर, पिछली पीढ़ी पर थोपते, इससे ज्यादा कृतज्ञ, इससे अनग्रेटफुल कहते हैं, ऐसा कौन सी संतान होगी? सही बात है। तो अपने को अपने पिता से बड़ी बताए, अपनी माँ से बड़ी बताए। राहुल जी, 2-3 पॉइंट के साथ एक बार विनोद जी और आपसे बात करना चाहूंगा। देखिए, जब ये बीजेपी का तरीका है, कंगना रनावत थोड़ी दूसरे भाषा में बोलती है कि मैं 2014 के पहले तो भारत आजादी नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी भी जब भाषण दे रहे थे, जैसे मैंने आज उनके भाषण के पॉइंटर 3 पन्ने खुद टाइप करके नोट किए, थोड़े स्पीड से मैं लिखता हूं।
उन्होंने कहा देश बहुत सारे सपने को लेकर आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए, हो जाएगा नहीं होगा कैसे होगा इसी में खोए रहे। 2014 तक तो विश्व ने हमें डंप कर दिया। एक और शब्द उन्होंने बोला जो भूल गया, 12 साल में भारत ने नई रफ्तार पकड़ी। इसमें क्या कहा उन्होंने, उसके बाद इन्होंने गिनाया कि पहले 350 यूनिवर्सिटी थी 2014 के पहले, 2014 के बाद 12 साल में 650 नई यूनिवर्सिटी बनी, मेडिकल सीटें बढ़ी और दुनिया भर की। लेकिन एक सवाल है, जब आप कहते हैं कि ठीक है सपना देखना चाहिए कि फॉर्च्यून 500 कंपनी में भारत की 50 कंपनियां हो, भारत के टॉप, दुनिया के टॉप बैंक में भारत के बैंक हो, दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की कंपनियां हो, जो उन्होंने कहा अकाउंटिंग और कंसल्टेंसी फर्म में दुनिया की टॉप फर्म में भारत के फर्मों का। लेकिन सर जब मैं देखता हूं 12 साल से भारत, मैं भी देख रहा हूं, 12 साल से आप भी देख रहे हैं, आप थोड़ा पहले से भी देख रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। देखिए आज भी हमारे जहन में क्या आता, आईआईटी, आज भी हमारे जहन में क्या आता, आईएसएम जो धनबाद में है, आज भी हमारे जहन में क्या आता, आईआईएम जिसकी कुछ शाखाएं बढ़ गई, आज भी हमारे जहन में क्या आता है, एम्स, आज भी हमारे क्या जहन में आती है, पुरानी फैक्ट्री, पुराने प्लांट, पुरानी चीजें। आज भी हमारे जहन में क्या आता है, दिल्ली में एलएसआर हो, मिरांडा हाउस हो, सेंट स्टीफन हो, हिंदू कॉलेज हो, रामजस हो, केएमसी, किरोड़ीमल कॉलेज हो। आप बताइए कि 12 साल में आप ऐसी 10 इंस्टीट्यूट का आप नाम बताइए जिसने वर्ल्ड लेवल पर कुछ कर दिया। भाई लाल किले से आप लफाजी कर लें कि हम 2047 में ये करना चाहते हैं, भाई 12 साल में तो आप बताइए। आप खारिज करते हैं कि 50 से लेकर 62 में क्या हुआ, 64 तक क्या हुआ, उन 12 सालों में जब भारत आर्थिक तौर पर कमजोर था, राजनीतिक तौर पर भारत सिर उठाने की कोशिश कर रहा था, सैन्य ताकत भारत की कुछ थी नहीं, नया नया आजाद हुआ था, तब तो बहुत सारी चीजें बन गई जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं। आप तो बताइए कि 12 साल में आपने क्या क्या, आप ये यूनिवर्सिटी बना दीजिए। भाई यूपी में कितने एयरपोर्ट बन गए, कितने बंद हो गए, ये बहुत जगहों की कहानियां हैं कि सैकड़ों करोड़ लगा के एयरपोर्ट्स बने, गिनती पूरी हो गई और उसके बाद एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं है। इस पर कोई सवाल नहीं उठता। विनोद जी, मैं ये जो प्रवृत्ति है कि 2014 के पहले कुछ नहीं होला, के 6 साल उसमें वाजपेयी जी की भी सरकार रही, तो ये जो एक 14 के पहले की पूरी चीज को आप खारिज करते हैं, ये कौन सी प्रवृत्ति है? ऐसा है कि अजीत, मैं एक दिन टेलीविजन शो देख रहा था एक, मैं वो शो इसलिए देखता हूँ कि मुझे उससे एक अंदाजा हो जाता है कि इनका सरकार के जो पिट्ठू हैं या सरकार खुद है उसका दिमाग कैसे चल रहा है। तो वो इंटरव्यू कर रहे थे आशुतोष रांका को, जो कि कॉकरोच स्पोक्समैन है और जिसके साथ बातचीत भी की थी 2 मंत्रियों ने। तो उसने बोला कि भाई हमारे आइकॉन्स जो हैं, महात्मा गांधी है, अंबेडकर है, नेहरू है। तो एंकर जो है जिसके आइकॉन मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मोदी जी तो निश्चित है। तो उसने उनको पूछा, अच्छा ये पंडित नेहरू कहां से आ गए? अब उसने कहा मैं आईआईटी में पढ़ा हूं, विदाउट नेहरू वो पॉसिबल नहीं होता। देखिए, आप इतिहास के प्रति अगर सिलेक्टिव एमनीसिया रखेंगे तो क्या करेंगे आप अंततः? आप जो पुरानी इमारतें हैं वो तोड़ देंगे। आप मुझे एक वर्ल्ड क्लास टाउन प्लानर आर्किटेक्ट के बारे में उससे कहलवा दो कि पुरानी इमारतें तोड़कर नई इमारतें बनाना डेवलपमेंट है, रिकंस्ट्रक्शन है। दुनिया में कहीं चले जाओ आप, खासकर ऐसे मुल्कों में जिनको अपनी विरासत से प्रेम है, एक एक चीज संजो के रखते हैं वो। फ्रांस में चले जाओ आप, विच इज द थॉटिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली मैंने एक बार नीतीश कुमार को बोला था, भैया आपका बिहार तो थॉटिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, जैसे फ्रांस थॉटिंग इंडस्ट्री है वर्ल्ड का। तो मजा वो कहता है अच्छा वाला है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा कभी। देखिए, जुमले के तौर पे इस्तेमाल करना उचित नहीं होता। भारत की शुरू में अजीत हम बोलते थे वी आर अ नॉलेज इकोनॉमी। आज के दिन हम गलगोटिया इकोनॉमी हो गए। नहीं, सच्चाई यही है ना भाई। सही बात कर रहे हैं। हमारी जग हसाई हुई पूरी दुनिया में, और बताया हमें जा रहा था कि आपने बेइज्जती कर दी भारत की, कि आपने वहां पर प्रोटेस्ट की शर्ट उतारकर। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट जो होता है तमगा होता है किसी भी लोकतंत्र के लिए।
और मैं ये मानता हूं कि ये सिखाया प्रोटेस्ट करना इस देश को, जो देश का पहला मजबूत विपक्ष था, सोशलिस्ट पार्टीज और जनसंघ बीजेपी ने सिखाया प्रोटेस्ट कैसे करते हैं। अब वही बता रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो है गलत है। द वेरी आइडिया ऑफ प्रोटेस्ट इन डेमोक्रेसी ठीक नहीं लगता उनको। तो मैं ये समझता हूं कि ये सरकार, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, और राहुल देव सोचने समझने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति है। आज के दिन इसको पूछ लो, आज के दिन इसकी बातों में और पहले वाली बातों में अपार अंतर है, बिकॉज ही हैज अ थिंकिंग माइंड। आप इसको इसके नाक में नकेल डाल के थोड़ी खदेड़ के ले आ सकते हो एक तरफ। और ये डरते हैं, ये सरकार विद्युता से डरती है। मेरा ये दावा है, ये विद्युता से डरती है। और उस बहाने उस कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने दोस्त राहुल देव को आई एम पेइंग हिम अ कॉम्प्लीमेंट। ये विद्वान व्यक्ति है, मैं इसकी बातें सुनता हूं, डिसएग्री करता हूँ, लेकिन इसका जो बोलने का अंदाज है और जो विजडम और लर्निंग लेके आता है अपनी भाषा में और अपनी बातों में, उससे मैं सीख सकता हूं। अगर मुझे मुफ्त में मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं लूंगा भाई। मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोल दूंगा क्या कि तुम तो दिमागी बजरंग दल हो, दिमागी नक्सल हो। कमाल है यार। आई थिंक दैट द प्राइम मिनिस्टर इज सेटिंग अ रॉन्ग एजेंडा फॉर डिस्कोर्स इन दिस कंट्री। और प्रधानमंत्री को अंदाजा नहीं है कि किस तरह से उनकी बात एक कान में जा रही है और दूसरे कान से निकल रही है। उनकी जो शख्सियत थी, एक समय में बड़ा उसका इम्पैक्ट होता था, वो आज के दिन उसमें भारी बदलाव आया है। जमीन पे अपने लोगों को भेजे और चटुकारों के घेरे में से निकले। और मैं होता उनकी जगह, रेड फोर्ट से मैं बोलता कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां जहां हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उन स्थानों पे जाके उनसे बात करूंगा। मैं जाऊंगा उनके पास। हवा बदल देते वो, हवा बदल जाती है इस देश में। अगर वहां से खड़े हो कहते हैं मैं जंतर मंतर दिल्ली जहां भी प्रोटेस्ट हो रही है, मैं झारखंड जाऊंगा, मैं बिहार जाऊंगा, मैं महाराष्ट्र जाऊंगा, जहां जहां प्रोटेस्ट हो रही है। देश का प्रधानमंत्री जब जनता के दरवाजे पे जाता है तो छोटा नहीं होता, उसका व्यक्तित्व उभर के और निखरता है। ये लेकिन क्योंकि आजादी की लड़ाई का इतिहास इन्होंने नहीं पढ़ा है और जो लिखा भी गया है उसको ये मिटाने के कोशिश में है। हमारी बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं। ये जो हमारे जो बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं, मैं बता रहा हूं कि इतना भारी नुकसान हुआ है। ये शास्त्री भवन की बिल्डिंग में मूरल लगा हुआ था सतीश गुजराल का, वो भी तोड़ दिया। तो फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, लर्निंग, इसके बिना भारत कहाँ है। आप बनाते रहो यूनिवर्सिटी, हमने 500 स्कूल बना दिए। अरे उन 500, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे स्कूलों में जहां शिक्षा देते हैं आप, पहले तो जवाब देते हैं कि भी इतने हजारों आपने गवर्नमेंट स्कूल क्यों तोड़ दिए, खत्म कर दिए, क्यों रोक दिया आपने। क्या कहा इनमें से कोई सारस्वती शिशु निकेतन भी है कि जो बंद हुए हैं? क्या सारस्वती शिशु निकेतनों में संडास में पानी होता है कि नहीं होता है, जिसके लिए जेन अल्फा प्रोटेस्ट कर रही है? ये आंकड़े लड़के लेके आएंगे, ये पढ़े लिखे लड़के हैं। दे विल डिफीट यू विद स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो उनके साथ बहस करने के लिए तैयार हो जाइए। बड़ी बड़ी बातें करने से मैं समझता हूं बात बनेगी नहीं। जी, अब आखिरी सवाल राहुल देव जी, एक बहुत सारे पॉइंट विनोद शर्मा जी ने कहे युवाओं को लेकर, यूथ को लेकर, जंतर मंतर पर जो हुआ, जब प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल कह रहे हैं कि युवाओं को भटकाया जा रहा है, समाज को गलत राह पर घसीटने का दाव चल रहे हैं, जाहिर है उनके दिमाग में जंतर मंतर भी होगा। और देश भर में वो जेन जी तो छोड़िए, अब जेन अल्फा जो 12 साल के बच्चे भी स्कूलों को लेकर, अपनी मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन एक बात, जब शिक्षा की बात करते समय कह देते हैं 650 नई यूनिवर्सिटी, मैं अगर अपना कॉलेज डेज याद करूंगा राहुल जी, ये बहुत गंभीर सवाल है कि आपने 12 साल में कितनी ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जिसको वर्ल्ड क्लास है।
मैं अगर बिहार की बात करूं, एक जमाने में 50 साल पहले साइंस कॉलेज, टीएनबी कॉलेज, एलएस कॉलेज, सीएम साइंस कॉलेज, पटना बीएन कॉलेज, ऐसे ऐसे कॉलेजेस थे। साइंस कॉलेज में एडमिशन होना किसी के बच्चे का इंजीनियरिंग में एडमिशन होने की तरह था। वैसे यूपी में होगा, वैसे हर राज्य में होगा। तो शैक्षणिक संस्थाओं की हालत डिटोरिएट की है पिछले 12 साल में, हालांकि 20 साल में हुई, पहले से भी शुरुआत हुई। तो आपने कोई बड़ी लकीर खींची नहीं, लेकिन जो पीछे बड़ी लकीर खींची है उसको मिटाने में अब मशगूल है। अगर 5 आईएम पहले था या 5 आईआईटी था, आपने 10 कर दिया, तो 5 जो पहले जहां से कोलकाता अहमदाबाद से शुरुआत हुई उसको आप कमतर करते हैं। खड़गपुर, कानपुर, दिल्ली आईआईटी जहां नाम कमाता था, बॉम्बे आईआईटी, उसको कमतर करते हैं। आपने अपने गुणात्मक जो कुछ नंबर बढ़ा दिए उस पर आप जोर कर देकर कहते 2012 के पहले कुछ था ही नहीं। एक इस सरकार के साथ समस्या ये है क्योंकि वहां विचारों का अभाव है और विचारशीलता का अभाव है, इसलिए आंकड़ेबाजी पर बहुत जोर है। क्योंकि आंकड़े गिनाना, दोहराना बड़ा आसान होता है, लेकिन एक बड़ा विचार देना, एक बड़े दिल और दिमाग के साथ बात करना, एक बड़ा विजन देना जो केवल फ्लाईओवरों और सड़कों और खड़ी की गई इमारतों पर आधारित नहीं है। उसके भीतर एक दृष्टि है, भविष्य की दृष्टि, एक ऐसे भारत की जो समावेशी, पूरा भारत जिसमें शामिल है। इनके भारत में केवल हिंदू भारत है, और जो उसके और जो विरोधी हैं, अगर वो हिंदू भी हैं तो भी वो इनके लिए अपराधी हैं, और वो पहले अर्बन नक्सल, अब दिमागी नक्सल ये बोलने लगे हैं इसको। तो जो इनकी यही समस्या है कि आपके पास दिल इतना छोटा है, आपकी सोच इतनी संकीर्ण है कि आप सबको जोड़ने वाली, सबका सम्मान करने वाली, समावेश करने वाली बात कर ही नहीं सकते, ना वो राजनीति कर सकते। सड़कें सबको दिखती हैं, आज फ्लाईओवर पर हम चलते हैं तो हमको भी ठीक है, हम गाड़ी से चलते हैं इसलिए हमें बड़ा सुख मिलता है। पैदल चलने वाला फ्लाईओवर, उसके लिए पैदल है, जो गरीब है उसके लिए हवाई जहाज है। कितने एयरपोर्ट्स बना लेंगे आप, बुलेट ट्रेन बना लेंगे आप, हाइड्रोजन ट्रेन बना लेंगे, उसमें चलता कौन है? आप ही बताइए, कितने करोड़ लोग हैं? 80 करोड़ लोग जो मुफ्त राशन के कारण जीवन यापन कर रहे हैं, उसके भरोसे। उसकी कौन बात करेगा? दूसरी बात कि शिक्षा व्यवस्था की बात कर ले, आपने वहां से आपने छेड़ी। आप जरा इस सरकार का शिक्षा पर जो पिछले सालों में बजट खर्च हुआ है, इन्होंने जो बजट रखा है, जो खर्च किया है, उसके आंकड़े देख लीजिए। और आप आंकड़े देखिए, वो एक बहुत आया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी पुल, बुलेट ट्रेन, सड़कें बनाने पर जो खर्च हुआ है, हाईवेज बनाने में, राजमार्गों पर, उसको देखिए तो इनकी वरीयता, इनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो दिखती हैं। शिक्षा पे पैसा कम कर रहे हैं, स्वास्थ्य में पैसा सरकार निकाल रही है, वो सब कुछ आपने शिक्षा को, पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को आपने निजी हाथों, कंपनियों के हाथों में दे दिया। और आपकी वरीयता क्या है? आपको बड़ी सड़कें बनानी है, आपको बुलेट ट्रेन्स बनानी है, क्योंकि आपका दिमाग इन बहुत ही प्रभावहीन और उथली स्थूल चीजों से आगे सोच नहीं सकता। हमारे स्कूलों की अभी जो एसर रिपोर्ट आती है वो देख लीजिए, हमारी शिक्षा का स्तर है, उसकी बात कब होगी? आप विश्वविद्यालयों को ये अपने संघ के उस विषैली सोच से भरे हुए शिक्षकों से भर रहे हैं। मुझे ज्यादा चिंता ये है कि आप जनरेशन जेन अल्फा की बात कर रहे हैं। ये जो अगले 100 साल तक पूरी जो अगली पीढ़ियां निकले, वो इनकी विषाक्त सोच और दृष्टि के से भरी हुई निकले, वो इनके मानसिक गुलाम बने रहे। ये वो चाहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या मुझे ये है। अभी कल ही क्या हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली में सरदार पटेल स्कूल दिल्ली के और भारत के सबसे सम्मानित स्कूलों में से एक है। वहां पर बोलने के लिए देश की एक बहुत बड़ी राजनीति और इतिहास की विशेषज्ञ जोया हसन को बुलाया गया था। कितने महत्वपूर्ण समावेशी उसकी लोकतंत्र की बात करने के लिए। विश्व हिंदू परिषद के 20-21 ऐसे कुछ लोग थे, उन्होंने उनको भीतर जाने नहीं दिया, स्कूल को बाध्य किया कि उनको वापस कर दिया जाए और उनकी जगह किसी और ने भाषण दिया। ये तो इनकी उदारता का लक्षण है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वो ये दिमागी
नक्सल की जगह दिमागी बजरंगियों की बात कब करेंगे, बजरंग दलियों की बात कब करेंगे? उनको किसने पैदा किया? ये विश्व हिंदू परिषद के गुंडों को किसने पैदा किया? ये शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के प्रति आपका, विद्वानों के प्रति आपका सम्मान है? इनको गुलाम पैदा करने हैं। ये स्वतंत्र, ये असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। विरोध तो बहुत अलग बात है। इनको ये समझ में नहीं आता कि नवाचार जिसको कहते हैं इनोवेशन, वो एक स्वतंत्र दिमाग का व्यक्ति ही कर सकता है। संकीर्णताओं में जकड़ा हुआ छोटे दिमाग और दिल का व्यक्ति नवाचार नहीं कर सकता। ये जो लोग जिन स्टार्टअप्स के सारा श्रेय आप ले रहे हैं, वो स्टार्टअप्स वाले उन लड़कों से आप उन लोगों से बात करेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग भी करते हैं। आप देखिए कि उनके भीतर इस सरकार और इसकी सोच के लिए है क्या। आप उनकी उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। ये ठीक है कि आपने एक फंड बनाए हैं, आपने अपनी ओर से कोशिश की गई है, लेकिन उसका जो कंटेंट है, शिक्षा का कंटेंट क्या है, उस कंटेंट का दुनिया में क्या इज्जत है? पिछले 12 साल में एक वैश्विक इस संघ परिवार और उसकी सोच से अनुप्राणित एक बड़ा कोई लेखक, एक कोई बड़ा विद्वान, कोई एकेडमिशियन इन्होंने पैदा किया है? जो दुनिया जिन एकेडमिशियंस को, जिन विद्वानों को, लेखकों को हमारा दुनिया सम्मान करती थी, आप उनको रोज ध्वस्त करना चाहते हैं। आप उनको बाहर कर रहे हैं। और एक उनके लिए 5 इनके पास बुद्धिजीवी नहीं है, 5 लेखक नहीं पैदा कर पाएंगे। पूरा मैं तो संघ की बात करता हूं, 100 साल में 5 कोई बड़े संस्कृति के क्षेत्र में दुनिया में नाम कमाने वाले आप संघ के लोगों को बता दीजिए कितने स्वयंसेवक निकले। लेखन में, संगीत में, नृत्य में, ललित कलाओं में, दर्शन में, विचार में, समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में। सही बात करें। माफ करें राहुल जी, थोड़ा रोकूंगा आप, चूंकि शायद विनोद शर्मा जी को जाना है। क्लोजिंग रिमार्क विनोद शर्मा जी लेता हूं, उससे पहले एक बार फिर से ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए कि नालसार यूनिवर्सिटी के जो छात्र होते हैं ना, क्लैट का एग्जाम देकर इंडिया के टॉप लीगल ब्रेन वाले वहां पहुंचते हैं, और उसके बाद वो ग्रेजुएट कर रहे हैं। और उसके बाद जो गोपालगंज से, एक दोस्त ने कल कहा, गोपालगंज से वकालत किया हुआ आदमी कैसे कैसे वो 7 बार एसोसिएट बार काउंसिल के प्रेसिडेंट बने और राज्यसभा सदस्य बन गए 24 में। वो उन स्टूडेंट का तय करना चाह रहे भविष्य की, उनको स्टेट में कहीं स्टेट काउंसिल में भी उनका एनरोलमेंट ना हो, क्योंकि उन्होंने तय किया कि जिस चीफ जस्टिस ने कहा जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के बाद कि हमें वीडियो देखने की फुर्सत नहीं है, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखकर वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, उन्होंने कहा हम उनसे डिग्री नहीं लेंगे। तो उनका भविष्य खराब करने के लिए 6 पन्ने की जो चिट्ठी विनोद जी लिखी, मैं पढ़ के दंग था। डिटेल इन्वेस्टिगेशन, किस छात्र ने इनिशिएट किया, किसने मोबिलाइज किया, किसने भाषण दिया, किसने दस्तखत किया, किसने मांग, वो उनको चाहिए था ताकि उन सब छात्रों का भविष्य चौपट करे। ये तो इस तरह से काम करते हैं। तो दिमागी नक्सल अगर कहें तो इस प्रवृत्ति के लोग हैं। कुछ इशारा राहुल देव ने कहा, तो क्लोजिंग आपका चाहता हूं विनोद शर्मा। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये लोग टोटली डिस्कनेक्टेड है आज के यूथ की थिंकिंग से, बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। अपनी ही पुरानी दुनिया में ये घूम रहे हैं। ये कहते हैं कि हमने इतनी यूनिवर्सिटीज खोल दी, जैसे कि राहुल कह रहा है, राइट। स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं ना, वो बिकनी की तरह होता है। व्हाट इट रिवील्स इज सजेस्टिव, व्हाट इट कंसील्स इज वाइटल। सो द सजेशन है कि हमने बड़ा काम कर दिया, द कंसीलमेंट है कि आप, अहम बात यह है कि शिक्षा का स्तर, आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी दे रहे हो आप अपने देश में। और आजादी की लड़ाई, ये भी भूल गए, आजादी की लड़ाई तो लड़ाई नहीं, तो इनको क्या पता होगा कि आजादी की लड़ाई में यूथ और वकालत जानने वाले लोग सबसे आगे थे। सही बात भाई, गांधी भी वकालत किए, मोतीलाल नेहरू भी, और पूरा परिवार, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर। सही कहा। अब दोनों तबकों को नाराज कर लिया, यूथ भी खिलाफ है, और जो यूथ इज अवेयर ऑफ लीगैलिटीज और उसके पास वो लीगल नॉलेज है, वो भी खिलाफ हो गया। ये एक एक्शन जो नमन का था, बार काउंसिल का जो चेयरमैन मनन, जो पता नहीं कब से मनन मिश्रा, पता नहीं कब से वो बार काउंसिल का 2012 से। और शुरू में जो कॉकरोच का रिमार्क आया था सूर्यकांत जी का,
वो कह रहे थे कि हमने तो वकील जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके संदर्भ में बोला था, लॉयर्स के संदर्भ में, कि उनके पास डिग्री नहीं है एंड ऑल दैट। तो ये इसका श्रेय किसको जाता है? मनन साहब को जाता है ना। इसका श्रेय और उसकी पेटर्नेज कौन करता है? बीजेपी करती है ना। तो आपने जो पाप किए हैं वो दूसरों के साथ मन रहे हैं। आप भगवान से भी नहीं डर रहे, वहां भी आपने पाप किया है। भागे क्यों डिबेट से, पार्लियामेंट से? आखिर में क्यों बोला कि मैं पूरी बात काम? अभी अजीत का भी आपने सुना है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कहता है कि विपक्ष शुड गिव एन एश्योरेंस की चुपचाप सुनेंगे। उसके बाद गृह मंत्री आते हैं, माननीय गृह मंत्री, कि 3 बजे तक लिख के दे दे, हम 3 बजे से स्पीकर को लिख के दे दें कि हम बहस करने को तैयार है, और अगले दिन 3 बजे तक हम बहस करेंगे और मैं जवाब दूंगा। ये पार्लियामेंट है कि कन्वेंशन सेंटर है जहां आप आएंगे, भाषण देंगे, तालियां बजेंगी और आप चले जाएंगे? इनको हो क्या गया भाई? दे आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ विनाश काले विपरीत बुद्धि। जयप्रकाश नारायण ने कहा था ना इंदिरा के बारे में जब उनको अरेस्ट कर रहे थे, ये बिल्कुल वैसा ही। इन्होंने सीखा नहीं है, इन्होंने भुनाया है इमरजेंसी को, लेकिन इमरजेंसी से सीखा नहीं है वहां उसकी गलतियों से। तो इसलिए ये दोहराने के मूड में बैठे हैं। दोबारा तो नहीं लगा सकते फॉर्मली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो व्यवहारिक तौर पर कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल देव जी, विनोद शर्मा जी, इस बातचीत में, संवाद में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद पर दुनिया कायम है और युवाओं पर दुनिया कायम है। जेन जी और जेन अल्फा ने मोर्चा संभाला है, हमें उम्मीद दिखने लगी है देश के अलग अलग हिस्सों से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। शुक्रिया, बाय बाय।